चलिए, गुड मॉर्निंग। आप लोग को मैं इस एग्जाम के लिए, पटवारी के लिए हिंदी जो विषय है वो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर सिलेबस पता हो, जो पटवारी की परीक्षा के लिए इस बार जो परिवर्तित होके आया है, थोड़ा सा चेंज होके आया है, उसमें जो 8 सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और इन 200 नंबर में से मतलब 8 अलग अलग सेक्शन से जिनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो उसमें से एक सेक्शन है हिंदी, जिसमें से 25 सवाल पूछे जाने चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, अभी जो 25 सवाल है ये मतलब ये नया सेक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो सेक्शन है इससे हमेशा से सवाल पूछे जा रहे हैं पटवारी के एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में, जितने भी एग्जाम्स होते हैं। तो बाकी जो सेक्शंस आपके जुड़े हुए हैं उनमें तो थोड़ा सा ये है कि नए हैं, पता नहीं क्या आता है क्या नहीं आता है। लेकिन हिंदी वाला जो सिलेबस है आपका, वो क्योंकि प्री डिफाइंड है, उससे सवाल आ ही रहे हैं लगातार, तो उसके मामले में आप ये मान सकते हैं कि एक दृष्टि से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या सवाल आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो आप बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा ये कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में श्योर शॉर्ट है कि ये आना ही है और कैसे क्वेश्चन आने हैं इसका भी हमको पता है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है सबसे पहली बात। ठीक है, 25 नंबर में से हमारा तो ये टारगेट रहता है कि 25 पूरे ही आपके आ जाए, और आ जाते हैं आमतौर पर, कोई बड़ी बात नहीं। 24 नंबर तो आना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर थोड़ा सा हम लोग और एक्स्ट्रा कर लेंगे तो 25 ही मिल जाएंगे पूरे। तो आपको दूसरे सब्जेक्ट से इस सब्जेक्ट में एज आप ले पाओगे। आप लोग सब हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश वाले हो? आप सब इंग्लिश वाले हो? अच्छा, आप हिंदी वाले हो, आप अकेले इंग्लिश वाले हो, क्या नाम है आपका? संस्कार। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं हिंदी इस तरह से डील करवाऊंगा कि जैसे आप लोग मैथ्स पढ़ते हो ना, जैसे आपको कोई भी चीज याद नहीं करना, समझ के करना है। और समझ के जब आप करोगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लेवल पे, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी से कहीं से भी सवाल आ जाता है, आप उसको करने की स्थिति में रहते हो। ठीक है, तो कंसेप्ट से पढ़ेंगे, और कंसेप्ट से पढ़ने का ये मतलब है कि रटना वटना कुछ भी नहीं है। कहीं से कोई भी चीज आ जाए, अपन हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, बराबर पोजीशन में रहें और सवाल हल करने की स्थिति में रहें। इसका जो सिलेबस है, आज मैं आपको थोड़ा सा इसका सिलेबस बता देता हूँ, हालांकि आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत पता होगा। इसमें हम लोग हिंदी के सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक भाषा खंड होता है जिसको व्याकरण कहते हैं हिंदी का, है ना, जिसका संबंध हिंदी के ग्रामर वाले पोर्शन से बेसिकली है। और दूसरा खंड होता है जिसको कहते हैं काव्य खंड। काव्य का मतलब पोइट्री से है, कविता। तो हिंदी की जो कविता है उससे संबंधित जो हिस्सा है उसको काव्य खंड कहते हैं। इन दोनों ही हिस्सों से सवाल आते हैं। एक और मिसलेनियस जिसको कहते हैं अन्य हिस्सा है, जो जिसका सीधा संबंध इन दोनों से नहीं है, लेकिन उसमें से भी 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। वैसे मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे, पेसिफिक एकेडमिक यूट्यूब चैनल पे, हिंदी का जो सिलेबस है उसको बहुत ब्रॉडली और बहुत डीप में डिस्कस किया है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। फिर भी मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ। भाषा वाले जो खंड है, इससे 4-5 जो मेजर पोर्शन है जिनमें से ज्यादातर प्रश्न व्यापक एग्जाम्स में आते हैं, उसमें एक तो है वर्णमाला, जिसको वर्ण विचार भी कहते हैं। ये सबसे बेसिक अध्याय है हिंदी का, सबसे फंडामेंटल है। इसको अगर आपने पढ़ लिया तभी आगे के टॉपिक आपको समझ में आएंगे। जैसे मैथ्स में क्या होता है, आपको जब तक मल्टीपल सब्सट्रैक्शन एडिशन नहीं आता आप आगे नहीं कर पाते हो, ऐसे ही इसमें भी है। जब आप इसको समझोगे तभी आगे के हिस्से आपको समझ में आएंगे, क्योंकि जो वर्ड्स बनते हैं, वो लेटर्स से मिलके बनते हैं, वर्णों से मिलके शब्द बनते हैं, और शब्द पे ही पूरी भाषा टिकी हुई है, पूरा व्याकरण टिका हुआ है। तो जब तक आप सबसे बेसिक चीज को नहीं समझोगे, उसके ऊपर वाले को नहीं समझ पाओगे, तो ये फाउंडेशन, आप इसको मान लो, ये फाउंडेशन है, तो इसको समझना है। ठीक है, इससे सीधे सीधे सवाल भी पूछे जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि इसका इंप्लीमेंटेशन जो दूसरे पार्ट में होता है, तो वहां तो इसका यूज होता ही है। तो सीधे भी इससे सवाल आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि दूसरे पोर्शन में भी इसका यूज होता है। फिर उसके इसके बाद जो दूसरा खंड या दूसरा भाग है व्याकरण वाले खंड में, वो है शब्द निर्माण के तरीके। वर्ण के बाद क्या आता है? शब्द। ठीक है, शब्द निर्माण के जो तरीके हैं उसमें 4 तरीके हैं, और चारों से सवाल पूछे जाते हैं। एक चीज आपने सुना होगा, संधि। अगर आपने ना भी इसको पढ़ा हो तो सुना तो होगा ही। ठीक है, संधि का मतलब ये होता है कि एक खास तरह से शब्दों को बनाया जाता है इसमें, है ना, एक विशेष तरीका है शब्द को बनाने का। शब्द निर्माण का क्या मतलब है? नए शब्द बनाना। तो शब्द निर्माण का एक विशेष तरीका है, वो संधि। वो क्या होता है हम समझेंगे। फिर एक दूसरा तरीका है शब्द बनाने का, जिसको कहते हैं समास। ठीक है, एक तीसरा तरीका है जिसको उपसर्ग कहते हैं, और एक चौथा तरीका है जिसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये और चारों ही से सवाल आने ही आने हैं।
ये मान के चलिए 25 में से 1 से 2 सवाल संधि से आते हैं। किसी भी मतलब केवल पटवारी नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके सिलेबस में हिंदी को एज ए सब्जेक्ट लिया गया है उसमें और किसी सेक्शन से सवाल आए ना आए, संधि से सवाल जरूर श्योर शॉर्ट है कि 1 से 2 सवाल संधि से आने ही है। और इसको मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि दुनिया का कोई सा भी हिंदी भाषा का शब्द आपके सामने आ जाए आप संधि कर लोगे। याद आपको एक भी शब्द याद नहीं करना है, केवल ट्रिक्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, जैसे इक्वेशंस होती है, फॉर्मूलाज होते हैं मैथ्स में, बिल्कुल वैसा ही है। दुनिया का कोई भी शब्द आ जाएगा ना, आप उसको संधि करने की स्थिति में रहोगे और उसकी संधि पहचानने की स्थिति में रहोगे। ऐसे ही समास का भी है, उपसर्ग और प्रत्यय का ही। तो इनसे सीधे सीधे सवाल आएंगे। उसके बाद एक होता है शब्द भेद। शब्द भेद का मतलब होता है शब्द के अलग अलग प्रकार, ठीक है। तो ये जो शब्द भेद है इसमें 4-5 आधारों पर शब्दों के भेद किए हुए हैं। पहला जो है वो है शब्द के निर्माण के आधार, निर्माण या रचना के आधार कि शब्द बना कैसे है। इसमें 3 तरह के शब्दों को हमको पढ़ना है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो शब्द का निर्माण मतलब शब्द बना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर के आधार पे शब्द पढ़ना है। फिर दूसरा आधार है शब्द के भेद करने का, वो है स्त्रोत के आधार, स्त्रोत या उत्पत्ति। स्त्रोत का मतलब होता है कि शब्द पैदा कहाँ हुआ, उसका सोर्स क्या है। और सोर्स का मतलब यहाँ पर क्षेत्रीय भी हो सकता है, मतलब रीजन भी हो सकता है, और कोई भाषा भी हो सकती है, ठीक है। तो शब्द कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से आया है हिंदी में, उसके आधार पर इसके भेद किए गए। इसमें 5 तरह के शब्द माने जाते हैं। एक है तत्सम, जो संस्कृत में पैदा हुए, इसी क्षेत्र में भारत में पैदा हुए संस्कृत के समय में, और संस्कृत से हिंदी में आ गए। जैसे अनुशासन शब्द है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है ना। जैसे और कोई आप शब्द ले लो, जैसे स्त्रोत इटसेल्फ, स्त्रोत शब्द भी संस्कृत का है, हिंदी में चलता है, ठीक है। फिर उसके अलावा दूसरे शब्द है तद्भव। तद्भव का मतलब होता है कि है तो संस्कृत के, लेकिन उसका फॉर्म थोड़ा सा हिंदी में चेंज हो गया है, उसको कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे हस्त शब्द है संस्कृत में, हिंदी में क्या हो गया, हाथ, है ना, इस तरह से। जैसे नासिका शब्द है, कर्ण शब्द है हिंदी में, कान के कर्ण, हिंदी में क्या हो गया, कान। तो संस्कृत से ही आए हैं, लेकिन उसका फॉर्म इजी हो गया है, सरल हो गया, वो तद्भव होते हैं, ठीक है। तो स्त्रोत। फिर तीसरे होते हैं देशज। देशज मतलब जो कोलोकियल लैंग्वेज में जो शब्द पैदा हो जाते हैं, जैसे जुगाड़, है ना, जो कोलोकियल लैंग्वेज में वैसे ही पैदा हो जाते हैं, या तो साउंड से पैदा हो जाए या किसी और वजह से पैदा हो जाए, वो देशज होते हैं। फिर होते हैं विदेशज। विदेशज ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में धड़ल्ले से यूज में आते हैं, लेकिन इनका सोर्स किसी और भाषा में, दुनिया के किसी और क्षेत्र में पैदा हुए होते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द, जैसे पेन, इंग्लिश का शब्द है लेकिन पेन के लिए पेन ही यूज होता है ना। बाल्टी, बाल्टी शब्द पोर्चुगीज का है, लेकिन हिंदी में बाल्टी यूज होता है, लोगों को पता भी नहीं कि पुर्तगाल से आया हुआ शब्द है, पोर्चुगल से आया है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हिंदी में प्रयोग में आते हैं जिनका ओरिजिन किसी और इलाके में है, लेकिन हमने उसको अपना लिया है। और तीसरे होते हैं संकर। शंकर नहीं, संकर। संकर का मतलब हाइब्रिड से होता है, दो अलग, इनमें से किसी भी 2 परंपरा के शब्दों को मिला देंगे तो कौन सा बन जाएगा, संकर। जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है इंग्लिश का शब्द है, रेलवे, और गाड़ी देश शब्द है ना। टिकट घर, टिकट कौन सा शब्द है, इंग्लिश का, और घर तद्भव शब्द, ग्रह से बना है, घर संस्कृत में ग्रह है और उसका तद्भव घर है। तो ऐसे शब्द कौन से, इनका पूरा कंसेप्ट भी देखेंगे और इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। और इसमें भी याद नहीं करना है, ये भी नियम से बने, ऐसा नहीं है कि तत्सम से तद्भव हवा में बन गया है। कुछ साउंड्स, कुछ पर्टिकुलर साउंड्स में बदल गए, जैसे त्र में बदल जाता है, क्ष खा में बदल जाता है। जैसे क्षेत्र शब्द है, संस्कृत में शब्द क्या है, क्षेत्र, और हिंदी में क्या हो गया, खेत। तो ये त्र जो है ये ता में बदल जाता है, क्ष ख में बदल जाता है, इजी होने की प्रोसेस। तो इसके भी रूल्स हैं, ट्रिक्स है, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ट्रिक से ही कोई भी सवाल आ जाए आप कर दोगे, ठीक है। तो ये है उत्पत्ति के आधार पे या स्त्रोत के आधार पे। तीसरा होता है अर्थ के आधार। अर्थ के आधार पे जो शब्द होते हैं उनमें उनका अर्थ क्या निकल रहा है। जैसे एक होते हैं सिनोनियम्स इंग्लिश में, जिसको पर्यायवाची बोलते हैं, एक होते हैं एंटोनियम, जिनको विलोम कहते हैं, फिर एक होते हैं वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड, वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना। मुहावरे, इडियम्स है, उसको मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब अर्थ के आधार पे शब्दों के भेद है। तो इसमें ये सारे आ जाएंगे, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, इसमें अनेकार्थी भी आ जाएंगे।
अनेकार्थी का मतलब ही होता है ऐसा शब्द जिसके एक से ज्यादा मतलब निकले। शब्द का फॉर्म नहीं बदलेगा लेकिन उसके मतलब अलग अलग होंगे। जैसे उत्तर, एक आंसर को भी उत्तर बोलते हैं, एक नॉर्थ दिशा को उत्तर बोलते हैं। तो उत्तर के दो मीनिंग हो गए। एक उत्तर का मतलब होता है बाद में, है ना, उत्तर कांड। जैसे रामायण में एक कांड है उत्तर कांड, मतलब सबसे बाद का कांड, तो तीन अर्थ हो गए। इसी तरह शब्द का फॉर्म नहीं बदलता, उसका अर्थ अलग अलग तरह से बदल जाता है, तो उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समझ में? उसके अलावा एक होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक, इन सब से सवाल आते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति का मतलब होता है सुनना, सुनने का मतलब है जो शब्द सुनने में समान लगे, श्रुति सम सुनने में समान लगे लेकिन भिन्न अर्थ निकले, अर्थ उनका भिन्न निकले, ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, तो इनको भी अपन इसमें देखेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो अर्थ के आधार पे है और सबसे प्रश्न आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं आप लोग इसको हल्के में मत लेना, मतलब आ जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचते कि हिंदी ही तो है तो यह सवाल नहीं बनेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, बिना पढ़े इसके सवाल नहीं बनते। और अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नेचर ऐसा हो गया है कि उसमें थोड़ा सा एक लेवल अप कर दिया। क्वेश्चंस में पहले जो सवाल घिसे पिटे पूछे जाते थे, अब किसी एग्जाम में वैसे सवाल नहीं आते। तो बगैर प्रिपरेशन के हवा में ये सवाल आपसे नहीं हल हो पाएंगे। और दूसरे बच्चे क्या करेंगे, इसी सेक्शन में एज ले लेंगे। 25 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन कितना टफ है आप लोगों को पता ही है। तो किसी भी सेक्शन को हल्के में नहीं लेना है, सबको एकदम कंक्रीट तरीके से अपने को तैयार करना है। ठीक है, तो आपको तो यहाँ पे खैर टेस्ट वगैरह सारा अरेंजमेंट है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजों को बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये वाली चीजें जो है अपने को ध्यान में रखना है, यही बात समझ में। इसके बाद एक होता है व्याकरण के आधार, इसी को कहते हैं प्रयोग के आधार। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, नाउन है, प्रोनाउन होता है, उसी उसको व्याकरण के आधार पर कहते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, यानी नाउन प्रोनाउन है ना, विशेषण है ना, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, ये सारे होते हैं प्रयोग के आधार पे। तो ये सारी चीजें और इनके भेद भी है। जैसे संज्ञा अगर आप पढ़े तो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, ऐसे। विशेषण के भी भेद है ना, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो ये सारी चीजें जो है अपने को डिटेल में देखनी है। तो अभी अपने पास इनफ टाइम है और अपन सारी चीजों को इतनी टोटलिटी में पढ़ लेंगे कि हिंदी के 25 में से 25 या 24 प्रश्न तो अपन करेंगे, 24 से कम पे सेटिस्फाई नहीं होना है। आधी बात समझ में? ठीक है, उसके बाद शब्द भेद में बहुत सारा हिस्सा इसका इसी खंड में कवर हो गया। ठीक है, आप ये पाओगे कि ये एक सिस्टमेटिक तरीका भी है पढ़ने का। ये जो तरीका है सिस्टमेटिक तरीका है, ऐसा नहीं है कि पहले आपने संज्ञा उठा लिया फिर मन चला तो उपसर्ग उठा लिया, ऐसा नहीं है। इसका एक क्रम है, एक और ये जो सीक्वेंस बना हुआ है ये लॉजिकल सीक्वेंस है पढ़ने का, क्योंकि पहले वाली चीज और दूसरी वाली चीज के बीच में लिंकेज है। अगर आप सीधे दूसरे पे कूद जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाया हुआ है पढ़ने का। इसके बाद शब्द भेद के बाद कुछ और छोटे मोटे हिस्से इसमें आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्णमाला हो गया, शब्द निर्माण के तरीके हो गए, शब्द भेद हो गए। उसके अलावा एक दो क्वेश्चंस आते हैं रचनाएं और उनके रचनाकार, मतलब कुछ किताबें हैं और उनके लिखने वाले कौन लोग हैं, इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। इसके बाद शब्द के बाद अगला चरण है वाक्य, मतलब वर्ड लेटर, लेटर से वर्ड बना और वर्ड मिलकर क्या बना लेते हैं, सेंटेंस, है ना, सेंटेंस। तो वाक्य, अब शब्द आपने पूरा पढ़ लिया, पहले वर्ण पढ़ा फिर शब्द बनाया, है ना, वर्णों को मिला के शब्द बनाया अलग अलग तरीकों से, शब्द बन गए, फिर शब्द के अलग अलग प्रकार, कहां से आया है, कैसे बना है, क्या अर्थ निकल रहा है, कैसे प्रयोग हो रहा है, संज्ञा की तरह, सर्वनाम की तरह, यही बात समझ में। तो फिर उसके बाद क्या किया, पूरा प्रयोग देख लिया उसका, यहां पर आके शब्द खत्म हो गया। अब शब्दों के मिलने से सेंटेंस बनते, तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, सेंटेंस में पहली चीज है वाक्य भेद। आप खुद ही अगर आपने वैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन देखते ही रहते होंगे, आप पाएंगे इन सब में से सवाल आते हैं, आते ही यही सवाल आते हैं। इसमें कोई ऐसा अजूबा सवाल नहीं आता, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आ जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ पूछ लिया। ठीक है, लेकिन फिर भी है कि इनको पढ़ के ही होगा, बिना पढ़े तो होगा नहीं। अभी कोई शब्द अगर मैं आपके सामने लिख दूं और पहचानने के लिए कहूं कि ये शब्द यौगिक है, योग रूढ़ है या रूढ़ है, तो आप नहीं पहचान पाओगे, भले ही वो आसान चीज है, लेकिन बिना पढ़े तो नहीं हो सकती। ठीक है, वाक्य भेद जो है, वाक्य भेद का मतलब होता है 3-4 तरह के वाक्य बताए गए हैं। जैसे शब्द के अलग अलग भेद है वैसे वाक्य के भी है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो इसमें से सवाल आता है। और दूसरा आता है वाक्य रूपांतरण, और तीसरा आता है वाक्य की अशुद्धि। ये 3 तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं।
मतलब जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं सबको अपन देख लेंगे। वाक्य भेद का मतलब होता है 3 तरह के वाक्य हैं। एक वाक्य लिख देगा, पूछेगा, मतलब पूछ लेगा कि बताइए ये कौन सा वाक्य है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, चिन्हित करने को दे देगा। निम्न में से ये वाक्य जो है निम्न में से कौन सा वाक्य है। ठीक है। वाक्य रूपांतरण का मतलब ये होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। रूपांतरण मतलब रूप बदलना। सरल वाक्य दे दिया और मिश्र वाक्य दे दिया, कहा इसको सरल वाक्य में बदलिए। इसका कौन सा सही होगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि मिश्र वाक्य में से निम्न में से कौन सा सरल वाक्य का तरीका सही है, संयुक्त वाक्य में से कौन सा तरीका सही है। तो एक तरह का वाक्य देख के उसको दूसरे तरह के वाक्य में कन्वर्ट करने के लिए कहना। ठीक है, ये भी नियम से होता है। देखिए भाषा में कोई भी चीज है ना बिना नियम की नहीं होती। हम लोगों को ऐसा लगता है कि चीजें रेंडमली हो जाती है क्योंकि हमको उसके पीछे के नियम पता नहीं होते। अभी जब आप पढ़ेंगे ना आप पाएंगे कि प्रत्येक चीज के पीछे बहुत वेल डिफाइंड रूल्स है। लैंग्वेज जो बनती है, खास करके जो मानक भाषा होती है जिसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, जो सब लोग स्वीकार करते हैं, प्रशासन में प्रयोग में आती है, एडमिनिस्ट्रेशन में चलती है, राजकाज में चलती है, साहित्य में लिखी जाती है, ये भाषा जो है ये हवा में नहीं बनी है। प्रत्येक चीज के पीछे बहुत गंभीर नियम है और नियम का उल्लंघन नहीं होता है। हर जगह नियमों को वैसे ही फॉलो किया जाता है जैसे मैथ्स या साइंस में होता है। बस ये होती है हमें उसको पीछे का जो नियम है वो पता नहीं होता। साउंड्स को बेस बना के कैसे शब्द बने हैं, साउंड्स को बेस बना के कैसे उनको क्लासिफाई किया गया है, जब आप इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। समझने में भी ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप जिस लैंग्वेज का डे टू डे लाइफ में वैसे ही यूज करते हो कोलोकियल लैंग्वेज की तरह से, जब उसके पीछे के रूल्स आप समझते हो तो आपको अच्छा भी लगता है कि इसके पीछे ये नियम है, मुझे अब समझ में आ गया। तो इसमें भी सारी चीजें जो है नियम पे चलती है, याद करने पे कुछ भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये जब वाक्य का रूपांतरण होता है उसमें भी नियम है। और दूसरा होता है वाक्य की अशुद्धि पहचानना। कोई वाक्य है उसमें संज्ञा संबंधी कोई अशुद्धि है, क्रिया संबंधी कोई अशुद्धि है, तो जब आप ये पढ़ लेंगे तभी इसकी अशुद्धि को दूर कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि लॉजिकल सीक्वेंस है, जब तक आप ये नहीं पढ़ते ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी क्रिया संबंधी गलती है, जब आप क्रिया पूरा पढ़ लेंगे तो संबंधी दूर कर पाएंगे। सर्वनाम संज्ञा संबंधी, विशेषण संबंधी कोई त्रुटि है तो जब पढ़ लेंगे तो उस एरर को निकाल पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस तरह से वाक्य अशुद्धि होती है, मतलब दूर होती है। वाक्य अशुद्धि से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है शब्द की अशुद्धि दूर करना। शब्द की अशुद्धि का मतलब कोई शब्द की स्पेलिंग गलत लिखी है और आपको उसकी सही स्पेलिंग लिखना है। ठीक है, तो वो भी किससे आएगा आपको, किससे? जब आपको शब्द निर्माण के नियम पता चल जाएंगे तो शब्द सही लिखा है या गलत लिखा है अपने आप पता चल जाएगा। जैसे आजकल एक व्यक्ति बहुत चर्चा में है, रवीश कुमार, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी एनडीटीवी से। अब ये देखिए ये शब्द है रवीश, ये शब्द है रवीश, कौन सा सही है, कौन सा वाला, बड़ी वाला, ऊपर वाला, छोटी वाला, संस्कार, ऊपर वाला, ऊपर वाला। आपका क्या नाम है, संगीता। आपने जो बताया ये सही है, बाकी सब गलत है। ये जो है नियम से। अब क्या किस्सा आप लोगों ने कैसे बताया होगा, आपने सोचा होगा रवि ऐसा लिखा जाता है, आपका यही लॉजिक चला होगा। ठीक है ना, तो ज्यादातर लोग इसको क्या समझेंगे, इससे समझेंगे क्योंकि अभी आपने संधि नहीं पढ़ी है। ठीक है, ये रवि का मतलब होता है सूर्य, ये आपने देखा होगा, ये सही लिखा है, गलत नहीं है। लेकिन जब इसके साथ ईश जुड़ेगा ना तो इसका नियम चलता है कि हाँ बड़ी हो जाता है। सजातीय स्वर आपस में मिलकर अपनी ही जाति का दीर्घ बना लेते हैं, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। छोटा ही, यहाँ पर रवि में छोटी की मात्रा तो छोटा ही है और ये बड़ा ही है, ये दोनों सजातीय माने जाते हैं। छोटा ही बड़ा ही आपस में एक ही वर्ग के माने, एक क्लास के हैं। ये दोनों जब भी आपस में मिलेंगे, चाहे दोनों छोटे ही हो, चाहे दोनों बड़ा ही हो, चाहे एक छोटा हो चाहे एक बड़ा हो, बनेगा हमेशा बड़ा ही। ये दीर्घ स्वर संधि का नियम। इसीलिए ये रवि और ईश जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, रवीश बन जाएगा। इंग्लिश में वी आई लगा देते हैं क्योंकि इंग्लिश में लोग मतलब कैसे रवि के ही उसमें लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी में सही वर्तनी सही स्पेलिंग ये है। तो इस तरह जब आप नियम समझ लोगे तो सही कर पाओगे। आगे बात समझ में, इस तरह से होता है। तो ये वाक्य शुद्धि भी है और शब्द शुद्धि भी है। इतने तरह के सवाल इसमें से मूलतः पूछे जाते हैं, और भी कुछ छोटे मोटे खंड हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। आई बात समझ में, तो इनको सबको डिटेल में अपन देखेंगे। उसके बाद दूसरा खंड मैंने और भी इसमें एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं, काव्य खंड। ठीक है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर शब्द भेद में चौथा बताया वाक्य प्रयोग के आधार पर, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादातर बहुत सारा हिस्सा इसमें आ जाएगा, जैसे संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद काव्य खंड, काव्य का संदर्भ संबंध मैंने आपको किससे बताया,
कविता, है ना? काव्य का मतलब ही होता है कविता, ठीक है। तो हिंदी जो कविता है उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मूलतः 3 चीजें पूछी जाती है, एक है रस, दूसरा है छंद और तीसरा है अलंकार। संभव है कि आपने इनके नाम सुने हो, कभी सुने होंगे कि नहीं सुने, सुने ना, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक जो है ये मेन टॉपिक है काव्य के, क्योंकि इन तीनों के द्वारा कविता की रचना होती है, ठीक है। जो किसी भी कविता में जो इमोशन है, सेंटिमेंट है, जो भाव है, वो क्या है, रस है ना। प्रेम का भाव है, गुस्से का भाव है, घृणा का भाव है, भक्ति का भाव है, जो भी भाव है वो सब रस है, ठीक है। रोमांटिक गाना है तो श्रृंगार रस है, कोई कपिल शर्मा की तरह हंसी वाला गाना है तो हास्य रस है ना। कोई दुख का गाना है तो शोक रस है, कोई भजन है तो भक्ति रस है ना। कोई लोरी है तो वात्सल्य रस है। ऐसा तो भाव जो होता है वो रस होता है। उसके बाद दूसरी चीज है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है कि कविता को सुंदर बनाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो अलंकार है। इसमें बहुत सारे अलंकार आपको पढ़ने हैं, कम से कम ये मान के चलिए कि 20 अलंकार तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि 20 से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो अलंकारों की संख्या 138 मानी हुई है, लेकिन कुछ बहुत रेयर है, लेकिन 20 अलंकार तो हम कम से कम पढ़ेंगे, जो पढ़ना ही चाहिए। वैसे लोग 6-7 में निपटा भी देते हैं, लेकिन अपन जो है थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि अगर मान लो कहीं से भी प्रश्न आए तो आप करने की स्थिति में रहो, ठीक है। इसमें मतलब का बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या होता है कि अलंकार में कई बार उदाहरण दे दिया जाता है और उसमें अलंकार पहचानने के लिए कहा जाता है। इसको तो याद करके करना संभव ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में आज तक हजारों कविताएं हिंदी में लिखी जा चुकी हैं। कहीं से भी कोई कविता उठा ली, लिख दी और कहा इसमें रस पहचानो, तो बगैर समझे संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जब तक आप समझेंगे नहीं, नहीं कर पाएंगे। कई बार जो कविताएं होती है वो हिंदी में भी नहीं होती, ब्रज में होती है, अवधि में होती है। जैसे रामचरितमानस अवधि में लिखी हुई है। अब अवधि अगर आपकी भाषा नहीं है तो आपको उसको समझने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, ऐसा है। तो उसमें भी आप समझ के ही इसको कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो अलंकार का भी ये मतलब होता है। अलंकार का मतलब होता है किसी चीज को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बता देना, सुंदर बना के बता देना, ऐसा है। और छंद का मतलब ये होता है कि जो मीटर होता है कविता में, उसको छंद बोलते हैं। जैसे अगर आप कोई कविता या कोई गाना ही गाओ तो उसमें आप पाओगे कि दोनों जो पंक्तियां होती है, लाइन्स होती है, वो बराबर लंबाई की होती है। जैसे मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद से जोड़ ले तू, मेरे यार बात बन जानी। ये गाना तो आप पाओगे दोनों लाइनें बराबर है ना, और उसमें भी एक एक खंड बराबर है। मैं रंग शरबतों का जितना बोलने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम तू मीठे घाट का पानी। ये जो होता है इसमें ये हवा में बराबर नहीं की जाती, इसमें मात्राओं और वर्णों को गिन के लिखा जाता है, तभी ये बराबर आती है। तो जो मात्राओं और वर्णों की गिनती के आधार पे जो ठहराव, गति, ये सब पैदा होती है, वो लय छंद कहलाती है, ठीक है। तो इससे भी सवाल आते हैं। इसमें भी कई सारे भेद हैं, हर में मात्राओं की संख्या, वर्णों की संख्या अलग अलग होती है, उसके आधार पर रचना होती है। तो ये सवाल इसमें से पूछे। इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है काव्य भेद, जिससे पटवारी में तो सवाल पूछा नहीं जाता ज्यादा, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन एसआई वगैरह में पूछते हैं। तो अपन इसको भी देख लेंगे कि भाई एसआई में पूछा गया है, हो सकता है मन चल जाए उसका और पटवारी में पूछ ही ले। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। काव्य भेद का मतलब है कविता के अलग अलग तरीके, है ना। जैसे मान लो कि आप देखेंगे कि रामायण जो है इतना मोटा सा ग्रंथ है, वो भी एक कविता है। और अगर आप कोई छोटी सी कविता बोल दो या एक दोहा ही बोल दो 2 लाइन का, वो भी कविता है। तो काव्य के अलग अलग भेद है। एक होता है प्रबंध काव्य, दूसरा होता है मुक्तक काव्य। फिर प्रबंध में महाकाव्य, खंड काव्य, छोटी कविता, बड़ी कविता, दोहा, सोठा, ये मतलब काव्य के भेद है। ये कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, कोई किसी में किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की कहानी है। जैसे रामायण में राम के जीवन की पूरी पूरी कहानी, पद्मावत में रत्नसेन और जो पद्मावती उसके जीवन की पूरी कहानी है, और किसी में कोई छोटा हिस्से की कहानी है। तो इसके आधार पर भेद है, महाकाव्य, खंड काव्य। तो इसको भी हम कंसेप्ट भी समझेंगे और प्रत्येक के उदाहरण भी समझेंगे। तो अगर इससे भी सवाल आ जाए तो अपन करने की स्थिति में रहे। इतना सिलेबस आपका है, ठीक है। अन्य टॉपिक जो मैं आपको मिसलेनियस बोल रहा था, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जिनका सीधा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन दोनों हिस्सों से नहीं है। जैसे मान लो हमारे यहाँ जो लोक भाषाएं हैं, मध्य प्रदेश में जो बोलियां बोली जाती है ना, जिनको डायलेक्ट बोलते हैं, फोक लैंग्वेजेस बोलते हैं, है ना। बघेली है, बुंदेली है, मालवी है, निमाड़ी है ना। इस तरह की जो भाषाएं होती है, तो उनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी, क्योंकि उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो मैगजीन से समाचार पत्र निकलते हैं, पत्रिकाएं और पत्र हिंदी भाषा की अलग अलग शहरों से, तो उसके बारे में फैक्चुअल डेटा बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो जो खास खास मैगजीन्स हैं या अखबार है,
कहाँ से निकलते हैं, कब से निकल रहे हैं, कौन संपादक ने शुरू किया था, इस तरह के थोड़े बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी डिस्कस करें। ठीक है, इतना चीजें अपने को हिंदी में पढ़नी है 25 नंबर हासिल करने के लिए। तो एक दृष्टि से ये मुश्किल भी है, एक दृष्टि से आसान भी है। लेकिन मुश्किल इस दृष्टि से कि बड़ा, थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, मतलब अगर देखा जाए तो बड़ा है, लेकिन और अगर नहीं समझे तो मुश्किल भी हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई याद करने की कोशिश करे, याद करके ये नहीं हो सकता, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। बहुत बार लोग ये सोचते कि इसको अपन किताब में से पढ़ लेंगे, किताब से पढ़ के नहीं होता है, नहीं तो फिर सबसे ही हो जाए, क्योंकि अब जो प्रश्न आते हैं वो किताब में से आते ही नहीं है, नया प्रश्न आता है। अभी एमपीपीएससी में इस बार एक प्रश्न आया, हस्तिदंत की संधि बताइए। हस्तिदंत शब्द जो प्रचलित किताबें चल रही है उनमें से किसी में भी नहीं मिला, किसी में नहीं मिला, ये नया ही कमीशन ने डाल दिया। तो अब थोड़े से ऐसे सवाल आते हैं, अब इसको वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये नियम भी रेयर है, व्यंजन संधि का नियम है, और आमतौर पर किताबों पे कठिन नियम नहीं बताए जाते, ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछा जाता है तो वही नियम लिख दिए जाते हैं। ये किसी में नहीं मिला बच्चों को, बहुत खोजा कि इसका है क्या, बाद में फिर ये हस्तिदंत का पता चला कि ये व्यंजन संधि और कैसे टूटेगा। तो नियम से ही चीजें हो पाती है इसमें भी आजकल। ठीक है, लेकिन एक बात श्योर है कि ये आसान सब्जेक्ट है, मतलब एज कंपैरिजन कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं या रीजनिंग है, या हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश जैसे थोड़ी सी दुविधा बन जाती है, तो उसकी तुलना में आसान है। दूसरी चीज ये है कि स्कोरिंग है, 25 में से 25 नंबर, आप 24 नंबर तो ले ही आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर ठीक से पढ़ लिया तो। और तीसरी चीज इसके बारे में ये है कि स्कोरिंग भी है और इजी भी है दूसरे उसके तुलना में, और यह है कि इंटरेस्टिंग है, मतलब इजी भी है, स्कोरिंग है, और तीसरी चीज है कि इंटरेस्टिंग है। जब आप पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। जब आप काव्य वाले खंड पढ़ाऊंगा मैं तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीजें आती है। यहाँ तक कि भाषा वाले खंडों में भी हर चीज, क्योंकि नियम से जब आप समझते हो आपको अपने आप इंटरेस्ट आता है, और जब आप रटने की कोशिश करते हो आपको बुरा लगता है, क्योंकि वो बोझ पड़ता है दिमाग में, लेकिन आप समझ जाते हो तो आपको मजा आता है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा कि नींद आ रही है आप सो जाना चाहिए, ऐसा क्लास में नहीं लगेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें अपने को हिंदी में पढ़नी है 25 नंबर को लेने के लिए, और अपन 25 नंबर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ सिलेबस? आप लोगों को सिलेबस का पता था पहले से, थोड़ा बहुत आइडिया था, थोड़ा बहुत तो होगा। ठीक है, लेकिन इतना चीजें अपने को पढ़नी है ब्रॉडली। ठीक है, ये पीडीएफ आपको भेज देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पहला जो खंड अपन शुरू करेंगे वो होगा वर्णमाला या वर्ण विचार, दोनों एक ही चीज। देखिए, हिंदी जो है वो बेसिकली एक भाषा है, लेकिन इस भाषा का जो अध्ययन हमको करना है वो कैसे करना है, एक विषय के रूप में। यहां पर हिंदी भाषा को किस रूप में आपके सिलेबस में रखा गया है, विषय के रूप में। तो भाषा और विषय में क्या अंतर है? भाषा का मतलब यह है कि जब आप दैनिक जीवन में अपनी डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते हो तो ये भाषा है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में जब आप इसका व्यवहार कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, बोल रहे हो, तो वो भाषा है। वहां पर आपको शुद्ध भाषा यूज करना है, कोई सी भी चल जाएगी, बिना शुद्ध वाली भी चल जाती है, इधर जा रिया है, कहां से आ रिया है, काई के लिए, इस तरह की भाषा चल जाती है ना। तो वहां पर जो है भाषा में शुद्धता का नियम का आग्रह नहीं होता, मतलब उसको यूज करना जरूरी नहीं होता। लेकिन जब आप विषय के रूप में हिंदी को पढ़ते हैं, विषय का यह मतलब है कि कोई चीज जो डे टू डे लाइफ में चल रही है उसका एक व्यवस्थित अध्ययन करना, उसका एक व्यवस्थित अध्ययन करना। और व्यवस्थित अध्ययन करने का मतलब है कि उससे जुड़े सभी पक्षों को समझना, उससे जुड़े विभिन्न पक्षों की समझ विकसित करना, नियमों को समझना। समझ विकसित करने का मतलब ये होता है उसके पीछे क्या नियम चल रहे हैं, उसके पीछे कौन सा रूल लग रहा है, कैसे बनी है भाषा। तो किसी भी चीज को कि जब आप सर्वांगीण समझ विकसित करते हो, ओवरऑल सभी फैसेट से उसके बारे में सोचते हो, विचार करते हो, उसके बारे में चर्चा करते हो, तो वो चीज रोजमर्रा की हो, वो क्या बन जाती है, फिर विषय बन जाती है। जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स में क्या, मैं यहाँ चल रहा हूँ इसमें भी फिजिक्स का रूल लग रहा है, मेरी कलम यहाँ ये पेन चल पा रहा है इसमें भी फिजिक्स है, लेकिन आपको इसके पीछे का फिजिक्स नहीं पता, जबकि आप ये कर रहे हो। लेकिन जब आप इसी के पीछे फ्रिक्शन के नियम पढ़ो, एनर्जी के नियम पढ़ो, तो क्या होता है, वो एक विषय बन जाता है। ऐसे ही आपकी बॉडी में दिन रात बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही है, बोल रहे हो, सांस ले रहे हो, सारी उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन आपको नहीं पता कैसे होती है। लेकिन आप जब उन्हीं बायोलॉजिकल प्रोसेस की एक सिस्टमेटिक स्टडी करने लगो तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। ऐसे ही भाषा का भी है, भाषा आप बोलते हो लेकिन वो विषय नहीं है जब तक आप उसका सिस्टमेटिक स्टडी नहीं करोगे।
जब स्टडी करने लगोगे तो वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको अपने को इस तरह विषय के रूप में पढ़ना है। अब भाषा की अगर मैं आपसे बात करूं कि हिंदी मूलतः तो एक भाषा है, भाषा क्या होती है, अगर भाषा की परिभाषा पूछी जाए कि भाषा दरअसल होती क्या है, तो भाषा का मतलब क्या होता है। भाषा का सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में जो भाव या जो विचार है उसको दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे व्यक्ति के मन में आए हुए भाव या विचार को जानना, उसके लिए जो मीडियम बनता है जो चीज, वो भाषा होती है। भाषा का उद्देश्य यही है। आपके दिमाग में कोई बात आई, अब बात विचार पहले कहाँ आएगा, दिमाग में आएगा, ठीक है, दिमाग में आएगा, लेकिन अगर आप उसको दूसरे तक पहुंचा ही ना पाओ तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके पास भाषा नहीं हो तो आप इसको दूसरे तक पहुंचा पाओगे, नहीं पहुंचा पाओगे। तो भाषा का सीधा सा मतलब यह है कि मनुष्य के दिमाग में जो भाव या विचार होते हैं उसके आदान प्रदान के लिए जो माध्यम प्रयोग में आता है वो भाषा है। आदान मतलब देना और प्रदान मतलब लेना, मतलब दोनों चीजें। आपके दिमाग में कोई बात है, आप दूसरे को कन्वे करो और दूसरे के दिमाग की बात को खुद के तक जान लो, इसका माध्यम भाषा बनती है। ठीक है, तो भाषा का सीधा सा मतलब ये है, अपने दिमाग के या दूसरे के दिमाग के भावों या विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो माध्यम है वो भाषा है। अब भाषा तीन तरह की हो सकती है। एक, आप किसी को बोलकर बता दो, मौखिक, मेरे दिमाग में कुछ आया मैंने आपको बता दिया, आपके दिमाग में आया मुझे बता दिया, मौखिक बोल के दो। तो बोल के जो बताते हैं साउंड्स के थ्रू, है ना, ध्वनियों के माध्यम से मैं साउंड ही प्रोड्यूस करूंगा ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ साउंड ही तो प्रोड्यूस कर रहा हूँ बॉडी से, तो साउंड्स के थ्रू। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दूं लिखित, पहले खत चल रहा है, आजकल तो खत का जमाना खत्म हो गया, चिट्ठियां वाला, ठीक है, तो अब वही लिखित है। अब आप व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, वो क्या है, दरअसल छोटी छोटी चिट्ठियां ही तो है जिसमें आप लिखित माध्यम से बताते हो। तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं बात को लिख के बता दूं, जिसको आप कह सकते हो कि साइंस के थ्रू, रिटर्न साइंस के थ्रू। और इसको अगर और मैं थोड़ा सा रिफाइंड बोलूं तो स्क्रिप्ट बोलते हैं, लिपि, है ना, थोड़ा और रिफाइंड लैंग्वेज यूज करो तो ये साइंस दरअसल क्या है, स्क्रिप्ट है। हर हर साउंड के लिए एक साइन बना लिया, जैसे मैं एक साउंड बोल पा रहा हूं क, और मैंने एक साइन बना लिया ऐसा, अब ये जहां भी लिखा रहेगा व्यक्ति समझ जाएगा कि कौन सा साउंड है, क लिख ऐसा। तो दुनिया में पहले मौखिक भाषा आई होगी या लिखित आई होगी, पहले मौखिक आई होगी। मनुष्य ने पहले बोलना था, बोल के काम इनफ, मतलब उतना पर्याप्त नहीं चल रहा था, तो फिर उसने सोचा कि हर साउंड के लिए एक साइन बना लिया जाए, ठीक है। तो पहले दुनिया में मौखिक भाषा आई, मौखिक से जितना काम चल रहा था, और फिर जब मनुष्य को ऐसा लगा कि मेरी बात मेरे तक ही रह जा रही है, या उसको मैं रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ, तो फिर उसने हर साउंड के लिए साइन बना लिए, तो लिखित भाषा आई। एक और तरीका हो सकता है भाषा का, जिसको संकेत भाषा कहते हैं, जो इन दोनों से अलग है। इन दोनों से अलग का मतलब यह है कि जो व्यक्ति ना बोल पा रहा है ना लिख पा रहा है, वो आंगिक मुद्राओं, जिसको कहते हैं शारीरिक मुद्राओं के द्वारा, बॉडीली एक्सप्रेशंस के थ्रू बात बता दे, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति हंस दे तो समझ में आएगा कि खुशी का भाव उसके मन में है ना, या हाथ से इधर बुलाओ उधर चले जाओ। जो लोग इन दोनों में अक्षम होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बहुत उससे साइन लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा जो मतलब जिसको डिसेबल्ड कहते हैं, कि जो लोग बोल भी नहीं पाते सुन भी नहीं पाते, वो लोग बहुत बहुत ही कन्वीनियंस के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ फटाफट हाथों से बात बता देते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही करते जैसे हम लोग बोल के करते हैं। तो वो भी एक तरीका हो गया भाषा का, संकेत भाषा। हालांकि पेपर से हमको इसका कोई लेना देना नहीं है, हमको मूलतः इसके बारे में बात करनी है, और क्योंकि ये इसके फॉलो अप में बनी है तो थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। मेनली तो लिखित ही है ना आपका, मतलब वो है कि ओरल तो होना नहीं है, रिटर्न ही होना है। लेकिन रिटर्न भाषा बनी किससे है, मौखिक से बनी है, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे और फिर उसके लिखित फॉर्म को देखेंगे। तो ध्वनि का जो संबंध है, तो भाषा की जो भाषा जो है वो क्या है, विचार या माध्यम को प्रकट करने या जानने का तरीका, बताने का या जानने का तरीका। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटी यूनिट है, आपको लैंग्वेज का इश्यू तो नहीं आ रहा, ठीक है ना, चल जाएगा ना। नहीं, हिंदी तो इसी में पढ़ेंगे, पर जैसे कुछ लोग क्या हिंदी बाजी वाले ज्यादा होते हैं कि लैंग्वेज भी हिंदी ज्यादा बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या होता है हिंदी की क्लास में, हिंदी पढ़ाना अपनी जगह, तो हिंदी में ही पढ़ी जाएगी, लेकिन क्या करते हैं कि जो मैं नॉर्मल भी बोलते हैं इसमें भी जानबूझ के हिंदी के कुछ ऐसे शब्द डाल देते हैं जो नहीं समझ में आते लोगों को, ऐसा हो जाता है ना, इसलिए बोलो। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, इकाई का मतलब यूनिट है, वो कहलाती है ध्वनि। यदि भाषा कौन सी है, मौखिक, जिसको हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं।
ध्वनि को कहते हैं साउंड। अगर मैं बोल रहा हूं और बोलने में जो भाषा प्रयोग में आ रही है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो बोलने में क्या कहलाएगी? ध्वनि। ध्वनि या साउंड। जैसे क एक साउंड है, ख एक साउंड है, ग एक साउंड है, ये सब हो जाएंगे साउंड। अब इसी ध्वनि को यदि मैं लिख दूं तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण, लेटर। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। यदि इसी ध्वनि को लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। जैसे मैं अगर एक साउंड अ बोल पा रहा हूं तो ये ध्वनि है, मैंने अ ध्वनि प्रोड्यूस की, और इसी के लिए मैंने यहां ये लिख दिया तो ये ध्वनि कहलाएगी या वर्ण कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको और छोटे टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते, उस सबसे छोटी इकाई को मौखिक अगर है तो ध्वनि कहेंगे, और उसके लिए जो साइन बना लिए गए हैं, जो स्क्रिप्ट साइन बना लिए गए हैं, वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण। अब वर्ण जो है, कई सारे वर्ण या कई सारी ध्वनियां मिलकर के जो बनाती है वो होता है शब्द। ठीक है, जैसे मैंने एक क ध्वनि बना ली, एक म ध्वनि ले ली, एक ला ध्वनि ले ली, तीन ध्वनियों को मिलाकर जब मैंने कमल लिखा तो ये क्या बन गया? शब्द बन गया। ठीक है, तो भाषा की कई सारी मतलब वर्णों को मिलाकर के जो इकाई बन जाती है वो कहलाती है शब्द कहलाती है। ठीक है, और फिर जो शब्द है वो कई सारे शब्द मिलकर के इससे बड़ी इकाई बनाते हैं वाक्य, और वाक्य कई सारे वाक्य मिलकर फिर भाषा ही बना लेते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? लिखित वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। एक बार समझ में? और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। वाक्य से बड़ी कोई इकाई नहीं है, वाक्य मिलकर के ही फिर क्या बना लेते हैं? भाषा बना लेते हैं। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण, सबसे बड़ी इकाई वाक्य, और लिखित में सबसे छोटी इकाई वर्ण है और मौखिक में सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, आई बात समझ में? तो शब्द वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बन जाते हैं, और वाक्य से मिलकर फिर अंततः भाषा ही बन जाती है। शब्द को ही कहीं कभी कभार लिख देते हैं पद। शब्द को ही क्या बोल देते हैं? पद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण से बड़ी इकाई कौन सी है, तो यदि शब्द हो ऑप्शन में तो शब्द पे लगा देना, और यदि शब्द ऑप्शन में नहीं हो और पद हो तो क्या लगाओगे? पद पे, क्योंकि शब्द को ही पद भी कहते हैं। हालांकि इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब शब्द अलग अलग लिखे हो तो शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा संस्कार, तो ये एक शब्द है। मैंने यहां पे लिख दिया संगीता, तो ये एक शब्द है। मैंने यहां पर लिख दिया सेब, ये एक शब्द है। तो इस तरह अगर शब्द अलग अलग लिखे जाए तो शब्द कहलाते हैं। लेकिन यही शब्द जब व्याकरण के नियम के हिसाब से किसी वाक्य के स्ट्रक्चर में किसी खास जगह पे आ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? पद। ठीक है, तो व्याकरण के नियम के हिसाब से शब्दों को एक वाक्य में किसी निश्चित स्थान पे, मतलब किसी जगह पे उनको फिक्स कर देंगे तो वो पद कहलाएंगे। पद का मतलब ही होता है एक फिक्स स्थान। पद का क्या मतलब? कोई फिक्स जगह पद कहलाती है, पद का मतलब ही है। और जब किसी वाक्य में, जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया संस्कार सेब खाता है, ठीक है, तो अब ये संस्कार जो यहां शब्द था यहां क्या कहलाएगा? पद कहलाने लगा, क्योंकि अब इस वाक्य की संरचना में इसका एक स्थान जो है वो फिक्स हो गया। अब इसको नहीं बदल सकते। अगर मैं कह दूं खाता है सेब संस्कार तो वाक्य गलत हो जाएगा, व्याकरण के नियम के हिसाब से गलत हो जाएगा, भले ही बात समझ में आ जाए लेकिन नियम के हिसाब से गलत हो जाएगा। नियम में संज्ञा पद पहले आता है, इसीलिए इसको संस्कार को क्या कहेंगे? संज्ञा पद कहेंगे। पद आ गया इसमें, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गई? संज्ञा हो गई, इसकी जगह आप नहीं बदल सकते। तो वाक्य अलग अलग हो तो, शब्द अलग अलग हो तो शब्द, और वाक्य में नियम के हिसाब से स्थान फिक्स हो जाए तो पद कहलाते हैं। आगे वर्जन में तो कभी शब्द ना दिया हो तो पद कर देना। दोनों है वैसे तो इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, और बेसिक डिफरेंस ये है, इसीलिए इसको पद कहते हैं। आगे वर्जन में इसी तरह ये सेब है, अब इसकी जगह भी नहीं बदल सकते, ये कर्म पद कहलाता है। खाता जो है वो क्रियापद कहलाता है। जो भी काम किया जा रहा है या हो रहा है वो क्रिया है। यहाँ क्या काम किया जा रहा है? खाने का काम, तो खाना क्रिया हो गई, और क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो कर्मपद कहलाता है। कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, उसका इफेक्ट जिस भी चीज पे हो वो कर्म कहलाएगा। जैसे खाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? सेब पे, सेब खत्म हो जाएगा खाने से, या कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जो भी है, तो क्रिया का सीधा सीधा इफेक्ट जिस पे होता है वो कर्म पद। ऐसे इसको, हालांकि इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब शब्द भेद देखेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण, और सब उससे बड़ी इकाई जो है शब्द या पद, और उससे बड़ी इकाई वाक्य, और वाक्य के बाद फिर भाषा ही बन जाती है।
इसके अलावा एक प्रश्न और पूछते हैं कि भाषा की वो कौन सी इकाई है जो भाषा के मूल उद्देश्य को पूरा करती है। मूल उद्देश्य का मतलब क्या है? भारत भाषा का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य वो क्या है? भावों या विचारों का आदान प्रदान। अगर हमारे पास भाषा की 3 इकाइयां हैं, सबसे छोटी वर्ण है, उससे बड़ी शब्द या पद है, और उससे बड़ी वाक्य है, तो इनमें से कौन सी ऐसी इकाई है जो मूल उद्देश्य यानी विचारों के आदान प्रदान को पूरी तरह से पूरा करेगी? तो यह है वाक्य। ठीक है, बाकी ये दोनों जो इकाइयां हैं ये भाषा के मूल उद्देश्य को पूर्णतः पूरा नहीं करती। जैसे मैं यहां केवल लिख दूं सेब, तो इससे बात सब पता पड़ेगी। केवल ये कुछ हल्का सा अनुमान लगेगा कि सेब के बारे में बात है, लेकिन मेरे सेब के बारे में क्या सोच रहा हूं ये आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और मैं केवल से लिख दूं तब तो और पता नहीं चलेगा। आगे बात समझ? तो भाषा का जो उद्देश्य है, उसका जो उद्देश्य है उसको पूर्णता कौन सी इकाई पूरी करती है? वाक्य पूरी करती है। आगे बात समझ में? और भी इसमें 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो मैं अभी आपको अगली क्लास में लेंगे। आज थोड़ा सा सर का क्लास है 10 बजे से, इसको फिर अपन और डिटेल में आगे बढ़ाएंगे वर्णमाला से। इतनी चीज समझ में आई? क्लियर है? इसको फिर अपन कल की क्लास में और